जुड़वा बच्चे नन्हे से कदमों से गांव से बाहर जा रहे थे और गांव के बाहर जाकर जो जीटी रोड होता है उसकी तरफ जा रहे थे। गांव के लोग उनको देखते हैं और कहते हैं कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बच्चे कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा घर तो गांव के अंदर है, तुम गांव के बाहर क्यों जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि हमारे गांव का रास्ता जीटी रोड से होकर ही आता है और ये हमारा गांव नहीं है। हमारा गांव का नाम ऊंचा गांव है। जैसे ही वो लोग ये नाम को सुनते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं और उन्हें डांट लगाते हुए और हंसते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें भेजूंगा तुम्हारे गांव, चलो अपने घर तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ। दरअसल गांव में जो पड़ोसी होते थे पहले परिवार का रोल प्ले किया करते थे। किसी भी पड़ोसी के बच्चे अगर उन्हें मिल जाया करते तो उन्हें अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट किया करते, अपने बच्चों की तरह डांटा करते और अपने ही बच्चों की तरह लाड दुलार किया करते। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब चाहे आपके पड़ोसी और तो छोड़ो, आपके अगर भाई का बच्चा भी कहीं जा रहा है तो उसे भी कोई नहीं रोकेगा, नहीं टोकेगा, नहीं ये कहेगा कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो। अब समय बहुत बदल चुका है। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उस सब को छोड़कर लोग मॉडर्न टी में आ रहे हैं। और वो कहावत है कि अपने काम से काम रखो, अपने आप से मतलब रखो, उस चीज को ज्यादा हावी कर रहे हैं। गांव की तरह प्यार नहीं है लोगों में, गांव की तरह लोग रहते नहीं हैं। वैसा ही इन बच्चों के साथ होता है। वो गांव में रहने वाले थे तो उनके ही पड़ोस के ज्यादातर गांव में ऐसा होता था कि गांव में जो अपने पापा से उम्र के लोग होते थे सभी को ताऊ बोला जाता। जो अपने पापा से छोटे हुआ करते उनको चाचा बोला जाया करता। और जो अपनी उम्र से थोड़े बड़े होते उनको भाई बोला जाता। लेकिन आजकल तो एक अंकल का चलन ऐसा चल गया जिसने ताऊ चाचा सबका रिश्ता खत्म कर दिया। अब सिर्फ अंकल रह गया है। शहरों की भाषा गांव में आने लगी है लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये बात है सन 1971 की। एक परिवार में दो बच्चे जन्म लेते हैं। दो बच्चे जिनका नामकरण कराया जाता है, जिसमें एक का नाम राम नारायण द्विवेदी रखा जाता है और दूसरे का नाम शेष नारायण द्विवेदी रखा जाता है। दोनों का पत्रे का नाम ये रखा जाता है और बड़े ही लाड से और प्यार से उन्हें पालते हैं। धीरे धीरे वो जो बच्चे थे उनका नाम वो लोग रख देते हैं। राम नारायण द्विवेदी का नाम राजू रख देते हैं और शेष नारायण द्विवेदी का नाम रामू रख देते हैं। अब राजू और रामू दो बच्चे हैं। परिवार में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जो उनकी माँ थी जब उन्हें नहलाती मालिश किया करती तो उनकी कमर पर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने डंडे से बड़ी जोर से मारा हो। एक एक गले पर ऐसा लगता था किसी डंडे से रिक्शन बनाई हो, दबाया हो। ऐसे निशान उनके पेट से ही आते हैं। वो माँ कहती है अपनी सास से कि माँ देखो इन बच्चों को कैसे निशान है दोनों को। ऐसा लगता है कि किसी ने इसको बड़ा ही बेरहमी से पीटा हो। मेरे बच्चे हैं आज तक इनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन देखो इनको कैसे निशान आए हैं। उसकी सास कहती है कि बेटा कभी कभी किसी बच्चे को पेट से निशान आ जाते हैं और पेट में जो बच्चे के साथ औनाल होती है वो कहीं अगर टच हो जाती है तो वही निशान छोड़ जाती है और हो सकता है ये वही निशान हो। इसी तरीके से इनके गले में या फिर इनकी कमर पर औनाल छिपी हो तो ये उसी के निशान हो सकते हैं। पहले बुजुर्ग ऐसे अंदाजा लगाया करते थे। उन बच्चों के लिए भी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चे बोलना शुरू करते हैं। दरअसल वो पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश के सामनगर गांव में। लेकिन वो अपने गांव का नाम जब वो बोलना शुरू करते हैं, जैसे हर परिवार में माता पिता सिखाते हैं अपने बच्चों को कि आप इसका आपके पापा का नाम ये है, आपके गांव का नाम ये है, आप इस थोक से हो। थोक मतलब कॉलोनी हुआ करती हैं गांव में। और ऐसे करके जब बताया करते, जब गांव का नाम आता तो वो बच्चे अपने गांव का नाम ऊंचा लालपुर बताया करते। घर वाले हंसते थे कि अरे श्यामनगर बोलो, ऊंचा लालपुर नहीं है तुम्हारा गांव। अब तक उन बच्चों के सामने ऊंचा लालपुर का ना कोई जिक्र किया गया था, ना ही उनसे उसके बारे में कोई बात की गई थी। वो जो ऊंचा लालपुर गांव था श्यामनगर से थोड़ी दूरी पर था, उत्तर प्रदेश में करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर था उससे। वहां के लिए वो बच्चे बोला करते लेकिन सभी उनकी बातों को हंसी ठिठोली में उड़ा दिया करते। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो बच्चे बड़े होते हैं। अब तकरीबन उनकी उम्र 3 साल हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो बच्चे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जीटी रोड के पास गांव के एक व्यक्ति को मिलते हैं। जब गांव वाले इस चीज से अब परेशान हो चुके थे कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कहीं जाने की बात करते हैं, और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। सारे गांव को पीछे छोड़कर ये जीटी रोड के पास निकल गए। ऐसा ना हो किसी दिन बच्चे कहीं खो जाएं, इनसे सब कुछ पूछ ही लिया जाए। और अब उन बच्चों से पूछा जाता है बैठकर। उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादी दादा सभी बैठे होते हैं तो पूछते हैं बेटा ऊंचा लालपुर गांव तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम कौन किसको जानते हो। तभी वो दोनों जो बताते हैं उसे सुनकर माता पिता के
पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि हम पहले भी जुड़वा भाई थे, ऊंचा लालपुर हमारा गांव है, उसी गांव में हम रहा करते थे। मेरा पिछले जन्म का नाम भीषम सिंह और मेरे भाई का पिछले जन्म का नाम भीषम पितामह सिंह था, और हम लोग बहुत अट्टे-खट्टे और बहुत अच्छी कद-काठी के थे और हम बहुत अच्छे से अपने गाँव में रहा करते थे। वो बच्चे बताते हैं, हमारा दोनों का बहुत हँसता-खेलता परिवार था। हम 3 भाई थे, हमारा एक तीसरा भाई भी है और हमारी दोनों की पत्नियाँ भी हैं। इसकी भीषम कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और इसके 3 बच्चे हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें वहाँ जाना है। घरवाले उन्हें रोक देते हैं क्योंकि काफ़ी समय पुरानी बात है। वो डाँट देते हैं, प्यार से समझाते हैं कि बेटा तुम यहीं पैदा हुए हो, अब ये तुम्हारा घर है, यही सब कुछ है। लेकिन जब नहीं मानते हैं, वो बार-बार इन बातों को करते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग वहीं जाएँगे, वहीं जाकर रहेंगे, हम जाकर देखेंगे कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब वो ये बात कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इस पर गाँव वाले पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तभी वो बताता है कि हम दोनों को जगन्नाथ हमारा एक पड़ोसी था, दूसरा पड़ोसी राजाराम, उन दोनों के खेत हमारे खेत से ही मिलते-जुलते थे। अब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और एक झोपड़ी बनानी थी। उन्होंने अपने खेत में झोपड़ी ना बनाकर हमारे खेत में झोपड़ी बना दी थी और जब हम उस झोपड़ी को तोड़ने के लिए गए, तो उनके साथ हमारा विवाद हुआ। क्योंकि हम शरीर में अट्टे-खट्टे थे और वो लोग कमज़ोर थे, तो वो लोग हमसे नहीं लड़ पाते हैं और अब वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने कहा है तो ये झोपड़ी यहाँ से हट जाएगी और उसी समय उस झोपड़ी को हटा लिया जाता है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वो लोग हमसे बहुत प्यार से पेश आते हैं और एक दिन वो हमें खाने पर बुलाते हैं, दावत करते हैं और कहते हैं, "आज तुम हमारे गाँव में, हमारे घर पर न्योते हो।" न्योता कहते हैं इन्विटेशन को। "हमारे घर पर तुम्हारे लिए खाना है, तुम्हें आज शाम को आना है।" अब वो आ जाते हैं, दोनों भाई आते हैं, बैठकर बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी होती है। जैसे ही उनका खाना खत्म होता है, तो जो जगन्नाथ था, उसके घर में कम से कम 10 से 15 लड़के आते हैं उस समय के और अपने हाथों में डंडा, लठ लेकर आते हैं और लठ से उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है और उसमें से जो भीषम है उसकी आँखों में तेजाब डाल दिया जाता है और वो भीषम उनकी कैद में रह जाता है और भीषम पिता जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो अपने भाई को देखकर वापस मुड़ता है और वापस उनसे लड़ने लगता है। उसको इतनी बुरी तरह से लट्ठों से मारा जाता है और उसका जो भीषम भाई था, उसके गले पर लठ जमाकर 2-3 लोग उस पर चढ़ जाते हैं। उस पर चढ़ने के बाद अब वो दोनों वहीं पर अपनी दम छोड़ देते हैं, वहीं पर वो मर जाते हैं और अब वो उनका वहाँ से उनकी डेड बॉडी को छोड़कर भाग जाते हैं। गाँव में कई लोग इसमें गाँव के बहुत सारे लड़के इसमें शामिल थे, तो गाँव में से कोई भी पुलिस के साथ पास कंप्लेंट नहीं करता है और धीरे-धीरे इस वक़्त को पुराना समय हो जाता है और उनका नॉर्मली अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, किसी को भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। उसके अप्रॉक्सिमेट 3 साल बाद वो बच्चे श्यामनगर गाँव में जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद अब उनको याद तो सब कुछ था, लेकिन जब तक वो बोलना और चलना नहीं सीखे थे, तब तक कैसे बताते और वो जैसे ही बोलना सीखते हैं, तब से ही वो कहना शुरू करते हैं। कई बार कहते हैं कि हमें अपनी पत्नियों के पास जाना है, हमारे बच्चों की हमें याद आ रही है। इस बात पर घरवाले हँस देते थे कि भाई ऐसे कैसे इतने छोटे बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, इनकी पत्नियाँ भी हैं, देखो तो सही इनकी बातें कितनी बहुत ज़्यादा ही ऊँची बातें करते हैं। अब तक इन सब बातों को सुनकर सब अब हैरान हो चुके थे क्योंकि अब तक जिन बातों को मज़ाक समझ रहे थे, अब वो उन्हें बातें सच्ची नज़र आती हैं। लेकिन गाँव-गाँव की बात थी, पहले समय में कहा कहा जाता था कि गाँव से और राम से पार नहीं बसा सकती, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए जो श्यामनगर के लोग हैं, वो चुप लगा जाते हैं और इस बात को ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और ये बात का चर्चा सभी जगह था। तभी वहाँ पर एक रिसर्चर आते हैं यान्स वेंस्टन यान्स वेंस्टन किसी अपने काम से वहाँ के पुलिस स्टेशन में आए थे, तो उनको भी इस बात का पता चलता है। जैसे ही उनको इस बात का पता चलता है, वो पुनर्जन्म पर ही रिसर्च किया करते थे और अब यान्स वेंस्टन आते हैं और इन बच्चों से मिलते हैं और इन बच्चों से सारी बातें पता करते हैं। क्योंकि एक बाहर के व्यक्ति थे, तो इसीलिए गाँव वाले भी इस बीच में कुछ नहीं बोलते हैं। यान्स वेंस्टन ऊँचा गाँव जाते हैं, वहाँ जाकर सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। इन बच्चों के परिवार से मिलते हैं, इन बच्चों के बच्चों से मिलते हैं, इन बच्चों की पत्नियों से मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि वाक़ई में ये बात सच है। अब यान्स वेस्टर्न को सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, अब वो वहाँ से आने के बाद
वो जो केस की फाइल थी बस नॉर्मल केस बनाकर उसे बंद कर दिया गया था। अब उस फाइल को खोला जाता है, यान्स वेंस्टन द्वारा खुलवाया जाता है और जो 2 लोग थे जिसमें जगन्नाथ और राजा राम उन दोनों को सज़ा दिलवाते हैं यान्स वेंस्टन और वो बच्चे फिर अपने वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर जो उनका पिछला जन्म था ऊंचा गांव, वहां जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलते हैं और मिलने के बाद वो भी बहुत खुश होते हैं और अब उन बच्चों को इंसाफ मिल चुका था। अब वो बच्चे वापस आकर अपने उसी जो उसके पिता थे वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उन्हीं के पास आकर आयुर्वेदिक चिकित्सा में सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। पिछले जन्म में ये बताते हैं कि जब ये पढ़ते थे तो जो भीष्म था उसकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी और इन्होंने अपने स्कूल का भी नाम बताया था। उस स्कूल के नाम से जो यान्स वेंस्टन थे उन्हें काफ़ी मदद मिलती है, वहाँ से ही इनकी डिटेल निकाली जाती है उनके द्वारा और तभी इनके घर पर पहुँचा जाता है। वहाँ पर बताते थे कि जो भीष्म पितामह हैं वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन भीष्म की बिल्कुल भी आदत नहीं थी पढ़ने की, उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इन सारी कहानियों को जानकर आपको कैसा लगा है? अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं और कोई इंसान अगर हमारी गलती से चला जाता है, तो आपको डरना चाहिए, वो कभी भी आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। एक बुजुर्गों ने कहावत बनाई है कि हमारे यहाँ भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो इसीलिए हमें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से चलना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप किसी के सामने बुरा करते हैं, जब आपका वक़्त ऐसा हो कि आपको ज़रूरत हो किसी की और उस बुरे वक़्त का नतीजा उस समय अगर आपके सामने आता है, तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। कहते हैं भगवान कभी किसी का अगर आप ₹1 लेते हो तो उसका आपको ₹100 लौटाना पड़ता है, तो अगर आज आप ₹1 की बेईमानी करते हो, तो आपको अगले जन्म में ₹100 का या फिर इसी जन्म में कुछ समय के बाद में ₹100 का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसीलिए सामाजिकता से रहें, समृद्ध तरीके से अपना जीवन जिएँ, किसी के भी साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि बुजुर्ग कहते हुए आते आए हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो अब अपनी बारी का इंतजार कर लो गलत होने के लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे जरूर। कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा। पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियां मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ये सारा बेकार है, आप अंधविश्वास को फैला रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास नहीं है, ये बातें सच्ची हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हमने देखा है, बखूबी उन लोगों से बात की है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो ये जगह जो मैंने बताई है वहां पर जाकर आप पता कर सकते हो। इनकी उम्र करीबन 65 से 70 साल अब होगी। अगर ये जीवित होंगे तो आपको ये खुद ही सारी बातें बता देंगे। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।